So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर देखने चल रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये अपना एक चैप्टर है जो कि PT2 में आने वाला है और यही एक चैप्टर बचा हुआ है अपने साइंस का, तो आज इसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हम अपने आसपास नए नए लिविंग बींग्स देखते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आते हैं, आखिर किस प्रोसेस के थ्रू वो इस दुनिया में आते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स देखेंगे और ह्यूमंस का भी रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर किन चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए भाई, जिससे कि शाम को आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकें। आज इस PPT में देख रहे हैं हम कि आज हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो कुछ मेन टॉपिक्स जो आज के हैं वो दो मेन टॉपिक हैं। पहला है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी मतलब सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। उसके सब टॉपिक में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जो एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में जो वेरिएशन होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नेचर में। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये कुछ गलत लिखा है क्या? used by single cell organism। I think single celled organism है। नहीं ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक ठीक तो इसमें हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म में आज 4 इसके मोड्स देखेंगे। पहला फिजन है, दूसरा फ्रैगमेंटेशन है, तीसरा रीजनरेशन है और चौथा बडिंग है। तो ये 4 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सब हम लोग देखने चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये अपने मेन टॉपिक हैं आज के। आज आते हैं अपनी NCERT पर और एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन यहाँ पर देखने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए भाई, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मन में आता है कि भाई साहब ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन की। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। कह रहे हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इतना ज़रूरी नहीं है लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब रिप्रोडक्शन ना भी करो, ठीक है, नए बच्चे इस दुनिया में ना भी आए तो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ पर कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। जिस तरीके से हमको भूख प्यास सांस लेना ये सब हमारी बेसिक नीड है, उतनी ज़्यादा बेसिक नीड में रिप्रोडक्शन नहीं आता है। मतलब उसके बगैर भी एक मानव जो है, एक जानवर जो है, एक प्लांट जो है वो जिंदा रह सकता है। लेकिन फिर ज़रूरत क्यों है इसकी। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन करने में नुकसान ही नुकसान है, एनर्जी का अच्छा खासा वो होता है, कंजम्पशन होता है, अच्छी खासी एनर्जी उसमें लगती है जब आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो ऑर्गेनिज्म को ऐसा पागलपन क्यों सवार रहता है कि
जिसमें इतनी एनर्जी लग रही है, उसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, उसके जीवन मरण पर कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, फिर वो क्यों ये काम करता है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इस चीज़ को डिस्कस करने में भाई साहब मज़े ही आ जाएंगे, और दोस्तों के साथ ये सब डिस्कस करो तो अलग ही बातें होती हैं। वॉट एवर आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। अब कुछ भी आंसर हो सकता है, तुम भी जानते हो, जो आंसर हो सको अगर बता सको तो बताना शाम को, ठीक है। लेकिन इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। लेकिन ये हम जानते हैं कि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास देख रहे हैं तो ये जानते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही इस दुनिया में आया है। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमन हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, यदि वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो फिर उसके जो स्पेसीज हैं, हमें आसपास अपने दिखना बंद हो जाएंगी। मतलब उनकी एग्जिस्टेंस फिर किस में चली जाएगी? जो हमारे उसकी एग्जिस्टेंस ऐसी स्पेसीज में चली जाएगी जो कि अब हमें नहीं दिखाई देती है। It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? ठीक है, अब हम कैसे जानते हैं कि जब दो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हम कैसे क्लासिफाई कर पाते हैं कि ये एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं? ठीक है, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर अगर सेम दिखता है तो हम कहते हैं यस दे आर ऑफ सेम स्पेसीज। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। कुछ हद तक वो एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं, इस वजह से वो कॉमन स्पेसीज में आते हैं। थस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। ठीक है, तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि लगभग उन्हीं की तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आज के अपने फर्स्ट मेन टॉपिक पे, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इसमें हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या अपने जैसे एकदम एग्जैक्ट कॉपी ही प्रोड्यूस करते हैं। भाई देखो, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फ़र्क होता है। सिमिलरिटी मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले फिगर। जब हम सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंस फिगर पढ़े ना, सिमिलर फिगर मतलब एक जैसे दिखने वाले फिगर, और कॉन्ग्रुएंस मतलब एकदम एक जैसे दिखने वाले, एकदम मतलब उनकी सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब तो ये हुआ कि ये जो फिगर है और ये जो फिगर है ये एक दूसरे के सिमिलर है, ये एक दूसरे के सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब तो होता है कि ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि हाँ, उसमें भी तीन साइड है, इसमें भी तीन साइड है, वो भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, तो हम कहते हैं यस दे आर सिमिलर फिगर। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कि क्या जो ऑर्गेनिजम्स अपनी कॉपीज रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या एग्जैक्ट कॉपी होती है, क्या कॉन्ग्रुएंट कॉपी होती है? तो तुम जानते हो नहीं होती है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज दियर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पेसीज के होते हैं, उनकी बॉडी डिजाइन हमको सिमिलर दिखाई देती है। जैसे हमारी बॉडी डिजाइन और तुम्हारी बॉडी डिजाइन एक जैसी दिखाई देती है। तुम्हारे भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, दो पैर तुम्हारे भी हैं, मतलब हम लोग क्या हैं, एक सेम स्पेसीज के प्राणी हैं। ठीक है, इसी तरीके से तुम आम का पेड़ देख लो, तो आम के पेड़ में भी तुमको बहुत सारी सिमिलरिटी दिख जाएगी, उसके लीव्स में, उसके फल में, उसके जड़ में, ठीक है, उसके तने में। तो उससे क्या होता है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए वो क्या है, सेम है। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो कह रहे हैं रिप्रोडक्शन यदि हम बेसिक लेवल पे बात करें तो बेसिक लेवल पे क्या चर्चा होती है कि हमको
सिमिलर ब्लूप्रिंट तैयार करना है। जिस तरीके से पेरेंट जो हमारा पेरेंट जिस तरीके का है उसी तरीके का बेबी होगा। इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स, ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। लिखा है वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, और उसमें क्या होता है डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। डीएनए टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि या क्या ये जो बेबी है ये इसका पेरेंट कौन है, ठीक है, कई सारी सीरियल्स वगैरह में फिल्म वगैरह में देखे होंगे डीएनए से कुछ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि पेरेंट टू बेबी और बेबी से फिर जो उसका बेबी होगा, तो इससे क्या होता है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है ट्रांसफर होती रहती है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो डीएनए हमारे सेल न्यूक्लियस में होता है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। ध्यान रखना, यदि इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, यदि डीएनए में जो हमारी इनहेरिटेंस वाली इंफॉर्मेशन है यदि वो चेंज हो जाएगी तो फिर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइंस। लेकिन यदि डिफरेंट प्रोटीन्स रहेंगे, यदि हमारे डीएनए में डिफरेंट प्रोटीन्स रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी डिजाइन में क्या होगा फर्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेपर्ड और टाइगर में यदि मेटिंग हो जाती है, ये दोनों एक साथ मिलकर के एक काम करते हैं तो फिर जो बेबी होता है उसको लाइगर कहते हैं, ठीक है, जैसे पढ़े होगे कहीं, ठीक है। लेपर्ड प्लस टाइगर, लेपर्ड मेटिंग करेंगे, ठीक है, लेपर्ड और लेपर्ड मीटिंग करेंगे तो लेपर्ड ही मतलब मेल लेपर्ड प्लस फीमेल लेपर्ड यदि मेटिंग करते हैं तो फिर लेपर्ड ही बेबी होगा। लेकिन लेपर्ड और टाइगर मेटिंग करेंगे तो लाइगर रिप्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट हो गया है। जो डीएनए में जो क्या कहते हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी जनरेशन टू जनरेशन, अब उसमें क्या हो गया है, उसमें कुछ करप्शन हो गया है। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल पे बात करें तो उसमें क्या होता है डीएनए की कॉपी होती रहती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ दियर डीएनए। सेल्स क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कि उनके डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए की कॉपी बनना मतलब नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होना। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग सेल में क्या होती है डीएनए की 2 कॉपी बनती है। ध्यान रखो यहाँ से चीजें थोड़ी सी टफ हो रही हैं, थोड़ा सा प्रो लेवल हो रहा है। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल में हमारी क्या होती है डीएनए की 2 कॉपी बनती हैं इस प्रोसेस में, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और फिर क्या होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं जो हमारे 2 कॉपी डीएनए के बने हैं। However, keeping 1 copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि डीएनए की एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रखा जाए और दूसरा जो डीएनए की कॉपी है उसको बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्या होता है because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copy separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रख लिया जाए और दूसरी कॉपी को बाहर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो डीएनए को बाहर कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी को बाहर कर रहे हैं, अभी उसके पास सुरक्षा कवच नहीं है, उसके पास सेलुलर अपरेटस नहीं है। भाई उसके पास और भी अंग होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक सेल वॉल वगैरह होती है, तो वो सब अभी उसके पास नहीं है। यदि उसको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा तो वो डाई हो जाएगा।
तो क्या होता है, इस तरीके से संरचना की जाती है कि पहले उनका पूरा सेलुलर अपरेटस तैयार हो जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस बात को समझ गए। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स, इस वजह से इस तरीके से दो सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं पूरा अपना सेलुलर अपरेटस बना करके। दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, ये जो दो सेल्स हैं जो सेपरेट हुए हैं ये सिमिलर हैं, ध्यान रखना सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों में बहुत ही फर्क है। बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, क्या वो एब्सोल्युटली एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। लेकिन इसका आंसर यही है कि जो कॉपी हुई है, जो उनकी फोटो कॉपी बनाई गई है, वो कितने अच्छी तरीके से बनाई गई, जितनी अच्छी तरीके से बनाई गई होगी उतना ज्यादा आइडेंटिकल होगा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, लेकिन जैसा जानते हो कि आइडियल कंडीशन कभी बन ही नहीं सकती है, उसी तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, ठीक है। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time, ठीक है, some variation each time, हर जनरेशन टू जनरेशन जो DNA का कॉपी होगा वो थोड़ा थोड़ा अल्टर्ड होगा, ठीक है, सिमिलर होगा लेकिन एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होगा। As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original, ठीक है, सिमिलर होगा लेकिन अपने ओरिजिनल पेरेंट से एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स, सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, जो ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन होता है ये इतना ड्रास्टिक होता है कि जो नया डीएनए कॉपी है वो जो नया डीएनए कॉपी है उसको जो सेलुलर अपरेटस बना हुआ है उसके साथ वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, और उससे क्या होता है जो न्यू बॉर्न सेल है वो डाई हो जाता है, ठीक है। मतलब जो वेरिएशन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, जो सेल का डिवीजन हो रहा है डीएनए की कॉपी बन रही है, ये इतना ड्रास्टिक होता है, मतलब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन कि जो सेल है, जो सेल का जो हमारा डीएनए है वो सेलुलर अपरेटस जो उसको नया नवेला मिला हुआ है वो उससे क्या करता है, कोरिलेट नहीं कर पाता है और सेल हमारा क्या होता है, डाई हो जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएशन हैं डीएनए कॉपी के जिसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, ड्रास्टिक आउटकम नहीं होता है, तो वो सिंपली जिंदा रहते हैं सेल। थस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो सर्वाइविंग सेल हैं, जो सेल सर्वाइव कर गए हैं, ये जो चेंज हुआ है अगर उसमें सर्वाइव कर गए हैं तो ये एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, और ये जो टेंडेंसी है वेरिएशन की, ध्यान रखना ये टेंडेंसी है वेरिएशन की कि जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ डीएनए में वेरिएशन होता रहता है, इसी से क्या होता है, इवोल्यूशन का ये बेसिस है, इवोल्यूशन। एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इवोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्यान रखना इवोल्यूशन का क्या बेसिस क्या है, इवोल्यूशन की क्या नींव है, तो यही है कि जो हमारे डीएनए कॉपी बन रहे उसमें वेरिएशन हो रहा है, डीएनए कॉपी में वेरिएशन हो रहा है, इसी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है नए ऑर्गेनिजम्स का। अब आते हैं अपने फर्स्ट मेन टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। वेरिएशन मतलब जानते हो एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपीयरेंस में अलग होना, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। Population of organism fill well-defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce। कह रहे हैं जो organisms की हमारी population है
ऑर्गेनिजम्स की हमारी पॉपुलेशन है उसका क्या है, एक प्रॉपर नीश है। नीशे, नीशे मतलब होता है उद्देश्य। नीशे मतलब जो NICHE है, ये क्या है, उद्देश्य। तो इस इकोसिस्टम में एक उद्देश्य रहता है कि आपको क्या करना है, आप किस पर डिपेंड हैं और आप पर कौन डिपेंड है। जैसे इकोसिस्टम में देखते हैं ना कि जो हमारा वो होता है मेढक, मेढक को कौन खाता है, मेढक को खाता है वो स्नेक, और स्नेक को फिर नेवला, और नेवले को, इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है इकोसिस्टम में कि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीशे इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design features that allow the organism to use the particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. तो कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में जो स्पेसीज की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तुमको जैसे बताया कि जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, उसका सीधा सा मतलब है कि ये रिप्रोड्यूस होकर के ही आए हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए DNA की जो कॉपिंग है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि उस स्पेसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे। However, niches can change because of reasons beyond the control of the organism. कह रहे हैं लेकिन जो रिप्रोडक्शन का नीचे है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का बेसिक नीचे ये है, बेसिक उद्देश्य ये है कि हमारी स्पेसीज बनी रहे, हमारी जो वंशज हैं, हमारी जो फैमिली है वो बनी रहे, जनरेशन बनी रहे। लेकिन कभी कभी अपने नीश को चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल, जो ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल के बाहर हैं। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेओराइट हिट्स, टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स। कह रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो अर्थ का है ये अप गो मतलब ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, वाटर लेवल घटता बढ़ता रहता है, मेटेओराइट हिट्स हो सकता है और भी बहुत कुछ। If a population of reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. कह रहे हैं यदि सिर्फ एक निश, एक उद्देश्य लेकर के चला जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या हो सकता है, यदि जो हमारे न्यूबॉर्न सेल्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं, वो वेरिएशन नहीं है उसमें, सब एक जैसे हैं, तो यदि कुछ आपदा विपदा आएगी तो सब के सब क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यदि उसमें से किसी के पास जो कैपेसिटी है, किसी के पास कैपेसिटी है टेम्परेचर को झेलने की, टेम्परेचर के झेलने की कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। लेकिन यदि सबके पास एक जैसी क्षमता है तो सब के सब वाइप्ड आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। However, if some variation were to be present in a few individuals in these population, there would be some chance for them to survive. लेकिन अगर उनमें कुछ में वेरिएशन है, कुछ में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो हो सकता है कि सर्वाइव कर जाएं और अपनी स्पेसीज को जिंदा रखें। Thus, if there were a population of bacteria living at temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resist to heat would survive and grow further. ठीक है, तो कह रहे हैं जिस तरीके से बैक्टीरिया के यदि हम एग्जांपल लें, बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर्स में रहते हैं, यदि वाटर का टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, एकाएक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ज़्यादातर देखा जाए कि बैक्टीरिया क्या हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि रेजिस्टेंट टू हीट हैं, हीट को रजिस्ट कर ले गए, तो वो जिंदा रहेंगे और आगे फर्दर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। वेरिएशन इज थस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। इसलिए वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपनी स्पीसीज को एग्जिस्ट कराने के लिए, एग्जिस्टेंस में बना रहने के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको देख लेना। अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे मेन टॉपिक पर, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
सिंगल ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं ये हम देखने चल रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें तुमको मिलेंगी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे इसमें ईस्ट आएगा, इसमें तुम्हारा आएगा मोल्ड वगैरह आएगा, तो मोल्ड तो देखे होगे लेकिन ईस्ट थोड़ा सा नहीं देखे हो, ठीक है। तो जितना हो सकता है तुमको समझाएंगे यहाँ पर, तो देखना। एक्टिविटी 7.1 में आते हैं। डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें यह करना है 10 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिजॉल्व करना है। टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड एड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्युअल्स टू इट। हमें यह करना है कि जो सोल्यूशन हमने तैयार किया उसमें से 20 ml सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एक चुटकी भर ईस्ट ग्रैन्युअल्स डालना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। तो उसके जो माउथ है, जो हमारे टेस्ट ट्यूब का माउथ है, उस पर कॉटन प्लग लगाना है और उसको एक थोड़ा सा गर्म जगह पर रखना है। आफ्टर 1 or 2 hours पुट a स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप। जो हमारा सोल्यूशन में ईस्ट डाले थे उसमें से 1 से 2 घंटे बाद कुछ उससे ड्रॉप्स निकालनी है और अपने स्लाइड में रखनी है। उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में फिर उस स्लाइड को देखना है। तो क्या देखेंगे ये आगे बताया हुआ है। एक्टिविटी 7.2 में वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। तो इसको तो घर में कई बार देखे होंगे, ठीक है, कि जब ब्रेड को थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ जाता है तब वो क्या होता है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो उसमें कुछ मोल्ड वगैरह, कुछ रुई जैसा लग जाता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। Having discussed the context in which reproducing process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. तो कह रहे हैं दोनों को कंपेयर करो कि ईस्ट किस तरीके से उस पर ग्रो हो रहा है और मोल्ड किस तरीके से ग्रो हुआ है, ठीक। द मोड्स बाई विच वेरी, अब इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अगले जो ये हमारे 3-4 सब टॉपिक अब इसके आएंगे कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड्स बाई विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कौन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उसके बॉडी डिजाइन पर, कि उसकी शारीरिक संरचना कैसी है। अब सबसे पहले आते हैं फिजन, ठीक है। फिजन आज का हमारा दूसरा मेन टॉपिक का पहला सब टॉपिक। फिजन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीजन किस तरीके से करते हैं, फिजन प्रोसेस से। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कह रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या करते हैं, फिजन किस तरीके से करते हैं, मतलब अपने सेल डिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो अपने जो तुम्हारी पेरेंट बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा है, ये भी इसी तरीके से अपने जो पेरेंट सेल है उसमें क्या होता है, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये देखो, ये अमीबा है अपना, और धीरे धीरे करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अलग हो रहा, उसके बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया है। फिर इसी तरीके से ये भी इसी प्रोसेस से गुजरता है। तो ये फिजन हो रहा है हमारे अमीबा में। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। तो ये क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है हमारे अमीबा में। कंपेयर करना है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in leishmania, which cause काला जार। ठीक है, काला जार बीमारी पढ़े हुए हो, ठीक है। कह रहे हैं कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ अलग तरीके से फिजन करते हैं, जैसे लेishmania है, ठीक है।
अब भाई साहब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस अलग होगा कुछ। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। इसका क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप मतलब क्या होता है, कोड़ा, कोड़ा, घोड़ा नहीं, कोड़ा। तो कह रहे हैं कि इसके पास लेशमैनिया जो है हमारा, जिसकी वजह से कालाजार होता है, तो इसके एक एंड पर क्या होता है, एंड ऑफ द सेल पे क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। Such organism binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structure। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा लेशमैनिया है, इसमें बाइनरी फिजन जो है ये डेफिनिट ओरिएंटेशन में होता है। मतलब ओरिएंटेशन जो है इसका, जो रिप्रोडक्शन का वो है, एक कहते हैं एक लिमिट है, वो क्या है, तय है। ठीक है, डेफिनिट है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। ये क्या होते हैं, कई सारे डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, फिजन होते हैं। तो इनका मल्टीपल फिजन हो रहा है, किसी का बाइनरी फिजन हो रहा है तो किसी का मल्टीपल फिजन। ईस्ट ऑन अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। ठीक है, लेकिन ईस्ट को हम जो देखे थे, तो ईस्ट क्या होता है, उसमें बडिंग निकलती है, और जो बड होते हैं, बड मतलब कली जैसे होता है, और उसके बाद कली निकल जाती है और एक नया ईस्ट वो बनाती है। ठीक है, तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट स्मॉल बड के रूप में रिप्रोडक्शन करता है। अब आते हैं, ये समझ में आ गया कि किस तरीके से फिजन होता है। जो हमारी पेरेंट बॉडी होता है, पेरेंट बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसमें कई सारे डॉटर सेल्स निकल के चले जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो क्या था इसका नाम, लेशमैनिया है। लेशमैनिया में विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका बाइनरी फिजन जो होता है ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में होता है। अब आते हैं आज के अपने दूसरे सब टॉपिक, जो कि है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या है देखते हैं। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि किसी तालाब से क्या करो, जो डार्क ग्रीन के तुम्हें काइयाँ दिखाई दें, जिसको काई कहते हैं, उसको क्या करो, उठा लो। पुट 1 or 2 फिलामेंट ऑन अ स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप। कह रहे हैं उस पर थोड़ा ग्लिसरीन डाल दो और कवर स्लिप से उसको कवर कर दो, जो तुमने फिलामेंटस स्ट्रक्चर तालाब से निकाले हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पाइरोगोरा फिलामेंट। क्या तुम अलग अलग टिश्यूज उस स्पाइरोगोरा फिलामेंट में देख पा रहे हो। तो देखते हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogera, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation। कह रहे हैं जो स्पाइरोगेरा अपना है, जो तुम डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर उससे निकाले हो तालाब से, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, स्पाइरोगेरा जिसको कह रहे हैं, ये मैच्योरेशन पे, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये सिंपली ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर पीसेज में। ठीक है, स्मॉलर पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो बेबी हो गए। ठीक है, पेरेंट हमारा पूरा था, तो उससे अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग ये क्या हो गए, सिंपली ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है, तो वो बेबीज हो गए, फिर वो भी इसी तरीके से प्रोसेस से गुजरेंगे। दीज पीसेज और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। Can we work out the reason for this based on what we saw in activity 7.4। तो क्या कर रहे हैं कि जो पीसेज फ्रैगमेंटाइज होकर के बाहर निकले हैं, ये भी क्या करेंगे, ये नए इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करेंगे, और उसके बाद फिर से ये पेरेंट बॉडी के रूप में आएंगे, और फिर अलग अलग इनकी नए इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इसी तरीके से काम नहीं होता है, नहीं तो तुम फ्रैगमेंटेशन ही हर जगह बताओ।
दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। अब ये जो हमारा स्पायरोगेरा था, ये तो जितने सेल थे सब क्या हुआ, ये सभी सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। लेकिन हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है कि सेल बाय सेल डिवीजन हो, हर एक सेल में डिवीजन हो। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite positions in the body। कह रहे हैं हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होता है जिस तरीके से स्पायरोगैरा में हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं टिश्यूज के रूप में ऑर्गेनाइज रहते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर डेफिनिट पोजीशंस पर क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी सेल्स का डिवीजन हो, उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी पार्ट होता है, प्रॉपर बॉडी ऑर्गन होता है। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। सेल बाय सेल डिवीजन जो होगा वो प्रैक्टिकल नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो और हैं वो उनको अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स वे है रिप्रोडक्शन करने का, देखेंगे आगे वो भी हम लोग। अ बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ठीक है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनके डिफरेंट सेल्स होते हैं, अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल होंगे और उनका काम भी अलग अलग होगा। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कुछ एक डेफिनिट सेल होता है, ठीक है, स्पेसिफिक सेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेल रिस्पॉन्सिबल है, कोई कुछ सेल होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कुछ सेल होते हैं जो जिनका काम रिप्रोडक्शन का होता है, पूरे सेल का नहीं। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell type? कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है कि यदि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, भाई साहब ध्यान से सुनो जब ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टी सेलुलर है तो कोई एक सेल रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसा कैसे? भाई साहब ऐसा इसलिए आंसर दिया है। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब हम हाथ से कहेंगे, हम हाथ के सेल्स से कहेंगे कि तुम टेस्ट करके दिखाओ, तुम टेस्ट करके बस दिखाओ कि ये चीज़ मीठा ये खट्टा है, तुम हाथ कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जो सेल्स हैं वो क्या है, टेस्ट सेंसिटिव नहीं है। टेस्ट सेंसिटिव हमारा टंग के पास है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास जो सेल होते हैं वो अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। तो कुछ सेल्स उसमें ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स उसमें ऐसे होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है ग्रोइंग की, प्रोलिफरेटिंग की और अदर सेल्स को बनाने की। ठीक है, समझ गए? तो फ्रेगमेंटेशन में कौन सा पढ़े हम लोग? स्पायरोगैरा पढ़े, जो कि हमारे तालाब में पाया जाता है। तो वो किस तरीके से फ्रेगमेंटाइज करता है? तो अपने पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से नहीं करते हैं। अब आगे आते हैं आज के अपने तीसरे सब टॉपिक पर, वो क्या है? रीजनरेशन। Regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body parts। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने बॉडी पार्ट्स से ही नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। मतलब कि जो हमारी पेरेंट बॉडी है यदि उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर पार्ट से नई बर्ड्स निकलेंगे, हर पार्ट से नए बेबीज निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रा और प्लानेरिया का, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। प्लानेरिया और हाइड्रा है, जब इसको कट कर दिया जाए अलग अलग पार्ट में
तो इससे जो भी पार्ट्स हम लोगों ने कट किए हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इससे रिप्रोड्यूस होंगे। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग कई पार्ट्स में कट कर दे रहे हैं और अलग अलग पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ध्यान रखना, रीजनरेशन भी स्पेशलाइज्ड सेल से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि सभी सेल्स रीजनरेशन कर रहे हैं। These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. तो ये जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं जो रीजनरेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, ये कई सारे चेंजेस से होकर गुजरते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, उसकी नई टिश्यूज वगैरह होती है। These changes take place in an organized sequence referred to as development. और जो भी उनके में चेंज होता है उससे उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को कट कर दिए भाई साहब, तो इससे इस वाले पार्ट से देखो, ये वाला पार्ट पेरेंट सेल का है, पेरेंट बॉडी का है, उसके बाद ये नया जनरेट कर लिया। ये बीच वाला पेरेंट बॉडी का था, ऊपर और नीचे खुद से जनरेट कर लिया। और यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला पार्ट था तो ऊपर वाला पार्ट जनरेट कर लिया और फिर हमें 3 नए ऑर्गेनिज्म मिल गए। तो प्लेनेरिया में इस तरीके से क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. कह रहे हैं रीजनरेशन जो है हर के लिए नहीं है, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को कट कर दोगे तो कभी कभी ऑर्गेनिज्म खत्म भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ही है कि उनको कट करते हैं, वो कट हो जाते हैं कभी एक्सीडेंटली, तो नए ऑर्गेनिज्म उनसे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। अब आते हैं अपने चौथे सब टॉपिक पर, जो कि है बडिंग, और आई होप यही लास्ट है आज का टॉपिक। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से हाइड्रा अभी हम लोगों ने देखा, तो ये क्या प्रोसेस यूज करते हैं, रीजनरेटिव सेल्स का। ठीक है, जैसे रीजनरेट हो रहा है ना, ये ऊपर प्लेनेरिया का दिया है, इसी तरीके से हाइड्रा का भी होगा। लेकिन हाइड्रा जो है ये रिप्रोडक्शन करते समय बडिंग का इस्तेमाल करता है, रिप्रोडक्शन करते समय बडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। तो ये जो हाइड्रा है इसके एक पार्ट में क्या होता है कि एक अलग से आउटग्रोथ हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ एक बड जैसा निकल आता है जब वहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीज़न होता है। यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीज़न हो रहा होगा, सेल अलग अलग हो रहे होंगे, तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ हो गया है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और फिर धीरे धीरे ये बड में कन्वर्ट हो जाता है। These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals। और सेल डिवीज़न हुआ, ये थोड़ा सा निकला, फिर धीरे धीरे ये अच्छा खासा इसका बड निकल आता है। उसके बाद ये यहाँ से अपने आप को यहाँ से क्या कर लेता है, कट कर लेता है। उसके बाद ये प्रॉपर ये इस तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रा में क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप जितना पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई साहब बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। देखो हम लोगों ने फिजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, बडिंग, और इनमें जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सबको अच्छी तरीके से समझे रहना। ठीक है, हाँ, तो भाई साहब आज का काम तुम्हारा क्या रहेगा, तो आज के लिए ऐसा करो कि हिस्ट्री कर ही रहे हो तो उसको भी करते रहो साथ में, और साइंस जितना पढ़ाया है इसकी प्रॉपर रीडिंग प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें नज़र में आए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे हैं कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है,
ठीक है, तो ये सब अपनी कॉपी में लिख करके रीडिंग ज़रूर करना, जिससे कहीं अगर दिक्कत बन रही तो शाम को पूछ सको। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिख लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।